जब जा रही थी तो उस वक्त भी एक पत्थर जो है वो गिरा था, वो क्या वाकया था, वो क्या तजुर्बा था? मुझे लगता है कि जब मैं आ रही थी तो वहाँ पे पत्थर लूज रॉक्स थे, तो वो गिर रहे थे वहाँ पे, और 2-3 से मैं भी बची हूँ। तो समहाउ ये उनकी किस्मत थी। किस साइज के पत्थर थे वो? काफी बड़े, अच्छा। छोटे भी बड़े भी, बहुत बड़े साइज के पत्थर जो कि ऊपर से गिरने लग रहे थे। जी जी, उस वक्त आपको पता है इतना सा भी अगर पत्थर हो तो वो भी बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह लगता है। कई दफा हमने वीडियोस भी देखी हैं कि वो बहुत बड़े साइज के 3-3 फुट के जो और जो है ना वो पत्थर कई दफा गिरते हैं। पहाड़ जो है ना उसकी वो इसी तरह लाइफ है कि वो शेप की चेंज हो रही होती है, पत्थर लूज बहुत सारे होते हैं, तो ये थ्रू आउट द सीजन जो है वो पत्थर नीचे गिरते हैं, स्पेशली उस टाइम पे जिसका हम जिक्र करेंगे कि जब हल्की हल्की बर्फ पिघल रही होती है, पिघल चुकी होती है, सो समर एंड हो रहा है, उसके बाद उस टाइम फिर वो मतलब हल्की कहीं कहीं रह गई होती है ऊपर बिल्कुल पीक पे, है ना? और आपको कभी इत्तेफाक हुआ? नहीं। तो मनासलू जो है वो बड़ा स्नो हैवी है, तो वहां पे ऑलमोस्ट सारा जो रास्ता नीचे बेस कैंप तक सारा कच्चा एरिया था, मिट्टी थी, और आप जैसे ही बेस कैंप पे पहुंचे और हमने ग्लेशियर शुरू किया तो वो स्नो ही था। वहां पे एवलांच ज्यादा आता, वहां पे एवलांच ज्यादा, क्योंकि आप ये देखें ना कि अगर ये पत्थर अगर गिरे तो वो तो ऐसी है जैसे बिल्कुल एक मौत जो छू के गुजर गई ना, अगर भारी है या बड़ा है ना। बिल्कुल, वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस था। वैसे एक बात जो है ना ये वो है कि हमें भी यहाँ पे भी हमें अपनी रेस्क्यू जो फैसिलिटीज हैं उसमें और बड़ी गुंजाइश है, उसको जितना हम बेहतर कर सकें। बिल्कुल। और क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जनाब ये इंडस्ट्री है ना, और अगेन जैसा कि मैंने कहा, लोग जितना नेपाल आना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट की वजह से, आप यकीन जाने उससे कहीं ज़्यादा, मेरा ये मुशाहिदा भी है, मुतालिया भी है, मैंने करीब से देखा है, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं K2 की वजह से। और जितना हम और ये आप देखें ना, K2 की भी बहुत सारी हमारी जो इनकम है वो नेपालीज ले जाते हैं, तो शेरपास जो हैं, और फिर जो पूरा एक्सपीडिशन है बुक भी वहाँ से होता है। ऐसा ही तो चीज़ आपकी है, मलकियत आपकी है, आपके लोगों की है, मगर वो उसका असल जो बेशतर जो उसकी कमाई है वो वहां से होती है। टूरिस्ट का वॉल्यूम का बहुत डिफरेंस है। देखिए एवरेस्ट में तकरीबन 300 टूरिस्ट जो हैं डेली के ट्रैक करते हैं, 300, और पाकिस्तान में ऑन एवरेज साल सीजन का नंबर शायद 300 से 500 के दरमियान। वो इतना फर्क है रेवेन्यू का जो वो कमा रहे हैं और हम भी कमा सकते हैं, सिर्फ हमारी वो फैसिलिटीज बेहतर। फैसिलिटीज बेहतर हो जाए, जहाँ जहाँ गुंजाइश है उसको करने की कोशिश करें। जी, इनको पहले अनम साहबा को बुलाया जाए। ओके, ये पहाड़ कौन सर करेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे असल में इसका नाम अभी भी भूल गया है। आई थिंक कोंडी डंडा या डोरी डंडा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हमने अभी अपने घर में शिफ्ट हुए रिसेंटली, तो सब चीजें ले ली, लेकिन ये नहीं लिया था। अब ये मुझे मंगवाना था, और वो लेकिन मुझे उसका चटनी बना के दो। हाँ, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन तो बड़ा अब मुझे इसका नाम भी आ गया, और ये इसलिए मैंने ये पिक किया कि इट इज वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और हर घर की जरूरत है। पूरा घर ले लिया लेकिन ये नहीं था, लिया था। इट्स वेरी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी प्रोग्रेसिव और इतनी फियरलेस खातून लहसुन अदरक का पेस्ट मार्केट से नहीं ला रही, वो ये पीसने वाला ढूंढ रही है। नहीं, मैं खाना खुद बनाती हूँ। अरे वाह, खाना खुद, घर के काम सारे खुद करती हूँ। वो इसलिए तो इसकी बड़ा ही यूजफुल। जी, अब हम मुज़्ज़र साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ तशरीफ लें। बैरिस्टर साहब कोई एग्रीमेंट निकालिए। मुझे जो मेरी कुछ बचपन की मेमोरीज हैं, जो मैं एक खास मेमोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जरूर। 90s में भी लोड शेडिंग होती थी, और उसमें मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने अम्मी अबू के घर में ये जो पंखी है ना, ये मैं अपनी अम्मी को पकड़ाता था, और जब रात है और नींद नहीं आ रही, और ये पंखी देके मेरी अम्मी मुझे सुलाती थी। तो उस टाइम हम अक्सर जो है ना वो मुझे, और उनका एक ख़ास पंखी देने का स्टाइल है जो मुझे अभी भी याद है, कि वो 2 दफ़ा एक तरफ घूमता था, फिर 1 दफ़ा वापस घूमता था। वो जो रिदम है वो पंखी का, वो और उससे जिस तरह हवा मिलती थी, वो मुझे फीलिंग अभी भी याद है। वो तो आपको कहीं नहीं मिल सकती, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं। और आप देखिए कि आप दोनों यानी कि स्पोर्ट्स ही कहलाता है। जी जी।
तो और इसके अंदर कितनी एनर्जी, कितना स्टेमिना, क्या कुछ चाहिए होता है। मगर आप भी हैरान होते होंगे कि यार ये माएँ सारी सारी रात कैसे कर लेती हैं, सही, मगर वो कर लेती हैं। जब आप एवरेस्ट में थे और आपको रेस्क्यू किया गया तो उस वक्त क्या कैफियत थी, चूंकि एक मुश्किल से 2-4 हो गए थे ना? जो उस मोमेंट पे तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी फ्रैंकली। नहीं, मगर आप अपने उसमें तो थे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने खुद ही डिसीजन लिया वापस आने का। मेरे साथ कुछ और लोग ऊपर जा रहे थे मजीद, और मैंने वो फैसला लेना था ऊपर नहीं जाने का। तो मेरे लिए ऑब्वियसली वो तकलीफ दे था, और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम अपने साथ वही, जिस तरह मैंने पहले आपको मिसाल दी कि मैं मुकालमा कर रहा था कि जी ठीक है, एक बात जुमला जो है वो बार बार मेरे जहन में मैं अपने आप से दोहरा रहा था। वो जुमला ये था कि ये पहाड़ यहीं पे रहना है। अगर मैंने कोई ऐसा कदम लिया जिसमें मैंने अपना नुकसान पहुंचाया तो पहाड़ ने तो यहीं पे रहना है। तो इंशाल्लाह मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा जाऊंगा। और ये बात है जब आप के भी 2 बच्चे थे जी जी शादी की, और पिछले साल ठीक है। तो उन्होंने तो बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाह रहा। आपको याद आई थी कि नहीं? बहुत ही विसरल सी फीलिंग है जब आपको अपनी जान जो है ना वो होती है, नजर आ रही होती है ना कि यार जा सकती है, तो वो बहुत ही फंडामेंटल सी फीलिंग है। मैं इसकी मिसाल इस तरह है कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप गौता खा रहे हो और आपको सांस नहीं आ रहा, वो एक सांस की जब आप कश्मकश में होते हैं तो उस टाइम आपको कुछ फीलिंग नहीं आता, कुछ याद नहीं आता। और अगर उस वक्त किसी को कोई याद आ जाए, I cannot relate. वही बता सकता है अगर बच जाए। वैसे बात मैंने भी यही की है, लेकिन क्योंकि ये वकील हैं तो उन्होंने ऐसे पेश की है, बात मेरी भी यही। उन्होंने पहले इसकी वजाहत दी, आप समझी नहीं। आपने बगैर वजाहत, आपने तो वजाहत की भी, यानी कि जिसे कहें कि जरूरत नहीं समझी, आपने ठक करके कोई याद नहीं आया। उन्होंने बेचारों ने एक तमहीद बांधी है, अपने आप को सेव किया, फिर बताया कि ये मजबूरी थी, इस वजह से याद नहीं आया। अगर ये मजबूरी ना होती एक सांस की दूरी वाली तो फिर मुझे गालिबन आनंद याद आ गया। गोता खा रहे थे, ये गोता खा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए, और थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा अनम, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू, आपका शुक्रिया, और हमें बहुत अच्छा लगा। और इतने ज़बरदस्त शेर मैंने पहले नहीं सुने हुए थे, वो भी पहाड़ों से रिलेटेड और ये दरख्तों से, चांद से। आई थिंक आपको हमें और कुछ भी अब सुनाना चाहिए। अब आपका जो काम है, जो मिजाज है आप दोनों का है, उससे रिलेटेड चलिए, मैं डायरेक्ट तो नहीं, नेचर का एक रुख जो है, एक पहाड़ है, एक सहरा है ना, तो उसका कहीं इसमें जिक्र है, और थोड़ा सा सरियलिज्म भी है, जो कि इस दुनिया में शायद आपको उस तरह से नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको वही कहीं दूर जाना पड़ेगा, कटना पड़ेगा ना। एक ख्वाब सा बहता हुआ बेसमत रवां है, एक ख्वाब सा बहता हुआ बेसमत रवां है, उस जा हूं जहां कोई यकीन है ना गुमा है। वाह, हो सकता है अब आप जाएं तो शायद आपको कहीं पहाड़ की चोटी पे ही याद आए। एक ख्वाब सा बहता हुआ बेसमत रवां है, उस जा हूं जहां कोई यकीन है ना गुमा है, और होश आते ही फिर से वही दीवार वही सर, होश आते ही फिर से वही दीवार वही सर, दीवाना किसी शख्स की सुनता भी कहाँ है। वाह वाह वाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, और याद रखिए कि ये ज़िंदगी जो है, ये होश और अक्ल और खिरद और फ़िक्र और सोचना बहुत अच्छी चीज़ होती है, मगर ये ज़िंदगी जो है ना, ये दीवानों की है, और ऐसे दीवानों की है जो कि खौफ की दीवार फलान के और कभी केटू पे चढ़ जाते हैं और कभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। ये ज़िंदगी की बहुत सारी खोज, बहुत सारी ईजादात, बहुत सारी नई नई दरियाफ्तें, बहुत सारे नए नए रास्ते, बहुत सारे नए नए मनाजिर जिनसे कोई आगाह नहीं होता, उनसे इन्हीं जैसे नौजवान जो है वो आगाही देते हैं, उसकी आशनाई देते हैं, और उसके लिए पहले ही उसका सफ़र करते हैं। सो ये दीवानगी इंसान में बरकरार रहनी चाहिए, मगर बहरहाल दीवानगी इख्तियार करते हुए भी उसके तमाम जो ज़रूरी गेयर्स हैं और एहतियात है वो ज़रूर रखनी चाहिए। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।